की है। वीम्स वेंसडे को क्राइम सीन पे देख बहुत गुस्सा करती है, उसे कहती है कि कुछ टाइम के लिए पूरा स्कूल लॉकडाउन में चला गया है और तब तक के लिए वो नेवरमोर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वेंसडे के दिमाग में यहाँ कोई और ही प्लान चल रहा होता है और वो एनिड और टाइलर को बहाने से बुला लेती है ताकि वो सब मिलकर गेट्स मैंसन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा सके। वो अपने पीछे थिंग को रूम में नजर रखने छोड़ देती है ताकि किसी को पता न चले कि ये लोग लॉकडाउन के बीच स्कूल से बाहर आए हैं। दूसरी तरफ जेवियर वेंसडे को ढूंढते हुए उसके रूम तक जाता है जहाँ थिंग उसे बताता है कि वेंसडे गेट्स मैंसन गई है। एनीवेज वेंसडे सबको लेकर गेट्स मैंसन आई थी और वो कहती है कि उसे अपने बर्थडे पे कुछ क्रीपी करना है, लाइक डिगिंग अ हाउस। इस बात से एनिड और टाइलर थोड़ा गुस्सा होते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ चले जाते हैं। उन्हें गराज में एक कार दिखती है जो वही थी जिसने उस रात मेयर को धक्का दिया था। ये देख एनिड टाइलर के फादर शेरिफ को बुलाने की बात करती है लेकिन वेंसडे ध्यान नहीं देती। अंदर उन्हें एक बुक केस के पीछे एक हिडन अल्टर मिलता है जहाँ क्रैक स्टोन की पेंटिंग लगी हुई थी। यहाँ वही फ्रेज लिखा हुआ था जो वेंसडे ने क्रैक स्टोन के क्रिप्ट पर भी देखी थी। वो नोटिस करती है कि यहाँ कैंडल वैक्स अभी भी ताजा था, विच मीन कि किसी ने अभी अभी यहाँ प्रेस किया था। इसके बाद टाइलर नीचे का एरिया खाने में लग जाता है और एनिड और वेंसडे ऊपर के फ्लोर्स चेक करते हैं। ऊपर एनिड को एक कमरा साफ सुथरा मिलता है एज इफ वहाँ कोई रह रहा हो। वो वेंसडे को ये रूम दिखाती है जहाँ फ्लावर्स वगैरह के अलावा एक म्यूजिक बॉक्स भी थी जिस पर LG लिखा हुआ था। एनिड वेंसडे से पूछती है कि LG का यहाँ क्या मतलब है और वेंसडे बताती है कि ये गेट्स फैमिली की बेटी और गैरेट की बहन लॉरा गेट्स के इनिशियल है। अब वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। टाइलर उन्हें आवाज लगाता है कि मॉन्स्टर यहाँ आ गया है। इससे पहले कि एनिड और वेंसडे कुछ समझ पाते ये मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। अपनी जान बचाते हुए एनिड और वेंसडे एक एलिवेटर के थ्रू ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हैं जहाँ टू देयर अटर सरप्राइज वेंसडे देखती है कि मॉन्स्टर के विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स वगैरह रखे हुए थे। वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि लॉरा गेट्स यानी कि एल गेट्स ही है। तभी मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाता है और एनिड और वेंसडे किसी तरह भाग निकलते हैं। बाहर उन्हें केव के पास टाइलर मिलता है जिसे मॉन्स्टर ने जख्मी कर दिया था और तभी यहाँ जेवियर भी आ जाता है जिसे यहाँ देख वेंसडे का शक और बढ़ जाता है। अगले सीन में हम वेंसडे टाइलर और जेवियर को टाइलर के घर पर देखते हैं जहाँ वो उसकी मरहम पट्टी करती है। इसी वक्त यहाँ शेरिफ आ जाते हैं जो वेंसडे को सबकी जान मुश्किल में डालने के लिए डांटते हैं। वेंसडे उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे मिले बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है लेकिन शेरिफ को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो उन सबको वापस स्कूल ले जाते हैं। वो वेंसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल वीम्स फिर से वेंसडे पे गुस्सा करती हैं लेकिन वेंसडे अपनी बात प्रूव करने के लिए उन्हें रोविन की वो पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि अगर उसे किलर को ढूंढने का मौका नहीं मिला तो जोसेफ क्रैकस्टोन नेवरमोर एकेडमी को खत्म कर देगा। वो ये भी कहती है कि रोविन की माँ के अनुसार इस स्कूल का अंत उसके हाथों लिखा है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग में वो स्कूल को बचा रही है। ये सुनकर वीम्स उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार हो जाती है और उसके बाद वेंसडे वापस अपने रूम में जाती है जहाँ वो एनिड को सामान पैक करते हुए देखती है। एनिड वेंसडे को आज रात के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसे अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं है। एनिड के जाने के बाद वेंसडे काफी दुखी हो जाती है और याद करती है कि गुडी ने उसे कहा था कि वो हमेशा अकेली ही रहेगी। इसके बाद वो उस म्यूजिक बॉक्स को निकालती है जो उसे गेट्स मैंसन में मिला था। इस बॉक्स के अंदर वेंसडे के कई फोटोज थे जो किसी ने उसे स्टॉक करते हुए खींचा था। वो डिसाइड करती है कि वो असली मॉन्स्टर का पता लगा के रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई मेयर को मार डालता है। 6वां एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो 7वें एपिसोड की कहानी मेयर के फ्यूनरल पे शुरू होती है जहाँ वेंसडे जंगल के बीचों बीच किसी को खुद पे नजर रखते हुए देखती है। वो इस आदमी का पीछा करती है जो उसके अंकल फेस्टर होते हैं। फेस्टर और वेंसडे काफी क्लोज हैं और फेस्टर अभी अभी बॉस्टन से कोई क्राइम कमिट करके भागा है जिससे कि उसे छुपने की जगह चाहिए। वेंसडे उन्हें यूजीन के बी हाउस ले जाती है और फेस्टर उसे मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। वेंसडे उसे उसकी तस्वीर दिखाती है जो देखकर फेस्टर कहते हैं कि ये एक हाइड है। अंकल फेस्टर यहाँ कहते हैं कि उन्होंने 1983 में एक ज्यूरिक इंस्टीट्यूट में इसे पहली बार देखा था। उनके मुताबिक हाइड्स में नेक्रोफिलिया के प्रति ऑब्सेशन होता है। यहाँ मैं बता दूं कि नेक्रोफिलिया का मतलब यहाँ डेड बॉडीज की तरफ अट्रैक्शन होता है। खैर वेंसडे यहाँ बताती है कि नेवरमोर में किसी हाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा है लेकिन अंकल फेस्टर कहते हैं कि उसे नेवरमोर के फाउंडर फॉकनर की डायरी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये स्कूल शुरू करने से पहले उसने दुनिया के हर आउटकास्ट कम्युनिटी के बारे में रिसर्च की थी। फेस्टर उसे ये भी बताता है कि वो डायरी नाइट शेड्स लाइब्रेरी में छुपा के रखी गई है। तो अगली रात वेंसडे नाइट शेड्स लाइब्रेरी में दाखिल होती है जहाँ उसका सामना जेवियर से होता है। यहाँ जेवियर और वेंसडे की बहस हो जाती है जहाँ जेवियर कहता है कि वेंसडे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहती है और वेंसडे सीधा बोल देती है कि आज तक मॉन्स्टर को लेकर जो भी हादसे हुए हैं उसमें जेवियर आसपास ही रहा है इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद जेवियर वहां से चला जाता है और फेस्टर और वेंसडे एक हिडन लॉकर से फॉकनर की डायरी निकालते हैं। इस डायरी में वेंसडे हाइड्स के बारे में पढ़ती है जहाँ उसे काफी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बेसिकली हाइड्स एक तरह के आउटकास्ट मॉन्स्टर होते हैं जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते हैं।
हैं। उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स काफी अच्छी होती है और उन्हें हिप्नोटाइज या फिर केमिकल वगैरह इंड्यूस करके ही अनलॉक किया जा सकता है। अनलॉक किए जाने पर हाइड्स अपने मास्टर के प्रति बहुत वफादार हो जाते हैं और उनका हर काम मानते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन जानकर वेंसडे को जेवियर पे और भी शक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वेंसडे को जेवियर का पीछा करते देखते हैं, जहां वो डॉक्टर किनबॉट से मिलने जाता है। वो उनसे कहता है कि उसने सपने में उन्हें मरते देखा है और डॉक्टर किनबॉट जेवियर से सीक्रेटली मिलती है, जो बात वेंसडे को काफी वियर्ड लगती है। इसके बाद वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स के पास डॉक्टर किनबॉट के बारे में बात करने जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि डॉक्टर किनबॉट हिप्नोसिस के जरिए जेवियर को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन प्रिंसिपल के ऑफिस में डॉक्टर पहले से ही मौजूद होती है और वेंसडे के थेरेपी सेशन के बारे में बात करने लगती है, जिससे वो कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद वेंसडे अंकल फेस्टर को लेकर कैफे वेदरवेन जाती है, जहाँ टाइलर उसे हाइड के बारे में पढ़ते देख लेता है। वो टाइलर को इस बारे में बताती है और इसी बीच यहाँ शेरिफ भी आ जाते हैं, जो फेस्टर को एक बैंक रॉबरी केस में ढूंढ रहे होते हैं। फेस्टर अब तक गायब हो चुका था और टाइलर इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहता। वो वेंसडे को फिर से डेट के लिए पूछता है और उसे क्रैकस्टोन क्रिप्ट के पास बुलाता है। दूसरी तरफ एनिड मिस थॉर्नहिल से कहकर अपना रूम परमानेंटली शिफ्ट करवा लेती है, जिससे कि वेंसडे काफी दुखी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उस रात वो थिंग को उस डायरी पे नजर रखने कहकर टाइलर से मिलने जाती है, जहाँ टाइलर ने उसके लिए एक रोमांटिक मूवी डेट अरेंज की थी। इस दौरान वो लोग क्लोज आते हैं, लेकिन बीच में शेरिफ फेस्टर को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है। वेंसडे यहाँ से निकल जाती है और वापस अपने डॉम आती है। डॉम रूम की हालत काफी खराब थी और किसी ने थिंग पे भी चाकू से हमला कर दिया था। फॉकनर की डायरी भी गायब होती है और वेंसडे थिंग को लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है, जो कि किसी तरह उसे रिवाइव करते हैं। वेंसडे कसम खाती है कि वो हाइड और उसके मास्टर को सजा दिलवा के रहेगी और फेस्टर को सुबह तक निकल जाने को कहती है, बिकॉज शेरिफ उसे ढूंढ रहा था। तो इसके बाद वेंसडे वीम्स के पास जाती है और उनसे हाइड्स के बारे में पूछती है। वीम्स बताती है कि हाइड्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट आउटकास्ट होते हैं, जिस वजह से उन्हें 30 साल पहले नेवरमोर से बैन कर दिया गया था। हमें यहाँ पता चलता है कि वीम्स हमेशा से जानती थी कि जंगल में जो मॉन्स्टर है वो एक्चुअली में एक हाइड है, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, बिकॉज वो नेवरमोर को बचाना चाहती थी। लेकिन वेंसडे उन्हें अब तक हुए सारे कत्लों का जिम्मेदार ठहराती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। बाहर वेंसडे को बियांका मिलती है, जो उसे मेयर की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती है। बियांका और वेंसडे नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ मेयर का बेटा लूकस उन्हें बताता है कि मरने से कुछ दिन पहले मेयर लॉरेल गेट्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली उसकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। वेंसडे और बियांका कंक्लूड करते हैं कि लॉरेल वापस आ गई है ताकि वो अपनी फैमिली के मर्डर्स का बदला ले सके। लूकस वेंसडे से पूछता है इफ शी नोज कि लॉरेल कहाँ है और वेंसडे डॉक्टर किनबॉट के ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर वेंसडे डॉक्टर किनबॉट को वो म्यूजिक बॉक्स देती है और उन्हें अब तक के मर्डर्स के लिए अक्यूज करती है। वो कहती है कि उसने ही जेवियर को अनलॉक किया है और उसकी मदद से वो सारे मर्डर्स करती आई है। डॉक्टर यहाँ कुछ समझ नहीं पाती और बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो वेंसडे को ट्रीट करने में फेल हो गई हैं और जज को फोन करने की बात करती है, बिकॉज उनके हिसाब से वेंसडे को असाइलम में रखा जाना चाहिए। ये सुनकर वेंसडे यहाँ से चली जाती है और डॉक्टर प्रिंसिपल वीम्स को फोन लगाती है, लेकिन तभी यहाँ हाइड आ जाता है और डॉक्टर किनबॉट को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम शेरिफ, वेंसडे और प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर किनबॉट की मौत हो चुकी है। वेंसडे इन सब का अंत करना चाहती है, इसलिए वो जेवियर के पास जाती है। वो जेवियर से पूछती है कि वो कब से डॉक्टर किनबॉट का इलाज में रहा है, जिस पे जेवियर कहता है कि उसे थेरेपी की जरूरत थी। यहाँ वेंसडे उसे डॉक्टर किनबॉट के सीक्रेट सेशन के बारे में पूछती है, लेकिन जेवियर अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उस पर स्पाई कर रही थी। नाउ वेंसडे उसे डॉक्टर किनबॉट के मर्डर को डिपिक्ट करती हुई पेंटिंग उसे दिखाती है और उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसे मालूम था। अचानक वेंसडे कहती है कि अगर तुम हाइड नहीं हो तो मर्डर विक्टिम्स के सबूत यहाँ कैसे आए, और तब वो जेवियर को यूजीन के ग्लासेस, रोवन का इनहेलर और डॉक्टर किनबॉट का नेकलेस उसी के स्टूडियो में रखा दिखाती है। जेवियर ने देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सब उसका नहीं और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जेवियर को पकड़ लेती है। जेवियर समझ जाता है कि उसके साथ ये सब वेंसडे ने किया है और वो कहता है कि उसे कभी भी वेंसडे की जान नहीं बचानी चाहिए थी। पुलिस इसके बाद उसे लेकर चली जाती है और इस इंसिडेंट के बाद वेंसडे देखती है कि एनिड वापस आ गई और वो दोनों अपने अपने डिफरेंसेस सॉर्ट कर लेते हैं। एनिड यहाँ वेंसडे से टाइलर के डेट के बारे में पूछती है और वेंसडे उसी वक्त टाइलर से मिलने जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद वेंसडे टाइलर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी और वो उसे किस करती है, लेकिन तभी उसे एक विजन दिखाई देता है जहाँ वो डॉक्टर किनबॉट की मौत देख लेती है। उस विजन में वेंसडे टाइलर को मॉन्स्टर के रूप में देखती है और रियलाइज करती है कि ऑल दिस वाइल हाइड कोई और नहीं बल्कि टाइलर था। वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वहां से बिना कुछ बोले निकल जाती है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे टाइलर को जंगल में मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसे मालूम है कि एक्चुअल हाइड वो है। वेंसडे यहाँ कहती है कि जब वो मीटिंग हाउस के लिए निकली थी तब टाइलर को पता था कि वो यहाँ आ रही है, इसलिए उसने उसका पीछा किया।
उसके बाद रेवन के दिन भी टाइलर ने यूजीन और उसके केव वाली बात सुन ली थी, जिस वजह से उसने डॉक्टर किनबॉट को वार्न कर दिया और किनबॉट ने केव जलाने की कोशिश की और बदले में टाइलर हाइड के रूप में यूजीन को मारने गया, क्योंकि यूजीन ने वहां डॉक्टर किनबॉट को केव में आग लगाते देख लिया था। गेट मैंसन में टाइलर ने खुद को ही चोट पहुंचाई ताकि कोई उस पर शक न करे। उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर को क्यों मारा, लेकिन टाइलर शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि उसे नहीं मालूम कि वेंसडे उस पर ये इल्जाम कैसे लगा रही है। सच उगलवाने के लिए वेंसडे नाइट शेड्स के मेंबर्स को वहां बुलाती है और वो लोग टाइलर को एक चेयर से बांध देते हैं। यहाँ वेंसडे टाइलर को टॉर्चर करने लगती है, जिसके लिए उसे बाकी लोग मना करते हैं। जब टाइलर फिर भी कुछ नहीं मानता तब वेंसडे बताती है कि टाइलर की माँ एक आउटकास्ट थी, जिस पे टाइलर कहता है कि उन्हें बाइपोलर की बीमारी थी। लेकिन वेंसडे कहती है कि तुम्हारी मॉम एक हाइड थी और तुम्हारे फादर यानी कि शरीफ श्योर नहीं थे कि ये कैरेक्टर तुम में है या नहीं, इसलिए वो तुम्हें लेकर हमेशा से प्रोटेक्टिव रहे। इसी बीच बाकी लोग सारी बातें वीम्स को बता देते हैं और वीम्स पुलिस वगैरह को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम शरीफ को टाइलर की थेरेपी टेप सुनते हुए देखते हैं, जहाँ डॉक्टर किनबॉट कहती है कि टाइलर काफी कोल्ड और डिटैच्ड बिहेव करने लगा है और उन्हें लगता है कि अपनी माँ की मौत ने टाइलर को काफी डीप साइकोलॉजिकल जख्म दे दिए हैं। बाद में वेंसडे शरीफ को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि उन्हें मालूम था कि उनका बेटा ही हाइड है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन शरीफ कहता है कि मॉन्स्टर जेवियर है और उसका सबूत उन्हें मिल चुका है। प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को लेकर जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले टाइलर एक आखिरी बार उससे बात करने आता है। वो वेंसडे से कहता है कि उसे मालूम है कि वही हाइड है। वो ये भी कहता है कि उसने ये सब जब शुरू किया था तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन अब वो इन मर्डर्स को एंजॉय करने लगा है। वो उसे वार्न करता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो अगले सीन में हम वेंसडे को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वीम्स उसे स्कूल से निकाल देती है। वेंसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि रियल हाइड टाइलर है, लेकिन वीम्स उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे अपने दोस्तों को गुड बाय कहने को कहती है। इसके बाद वेंसडे जेवियर से मदद लेने जाती है, लेकिन जेवियर भी वेंसडे को हर चीज का जिम्मेदार मानता है। वेंसडे उसे बताती है कि उसने टाइलर को एक विजन में हाइड के रूप में देखा है, जिस पर जेवियर उसे नेवरमोर और जेरी को छोड़कर चले जाने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर नेवरमोर पे कोई खतरा आएगा तो वो वेंसडे के कारण ही आएगा। वेंसडे भी जेवियर की बात मान लेती है और अकेडमी छोड़ के जाने का डिसीजन लेती है। जाने से पहले वो नाइट शेड्स और एनिड को वार्न करती है, क्योंकि जल्द ही स्कूल पे हमला हो सकता है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। एनिड वेंसडे को बताती है कि यूजीन को होश आ गया है और उसे एक बार उससे मिलकर जाना चाहिए। यहाँ मिस थॉर्निल भी आती हैं और वो वेंसडे को एक प्लांट गिफ्ट करती है। वो कहती है कि उन्हें यकीन है कि ये वेंसडे की जर्नी का अंत नहीं है और वो आगे भी बहुत कुछ कर पाएगी। वेंसडे स्टेशन से पहले हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो यूजीन से माफी मांगती है और बताती है कि इन सब के पीछे डॉक्टर किनबॉट और टाइलर थे। मगर यूजीन वेंसडे को बताता है कि जिस रात केव के पास उस पर हमला हुआ था, वहाँ उसने एक ऐसी औरत को आग लगाते देखा था जिसने रेड बूट्स पहनी हुई थी। वेंसडे रियलाइज करती है कि स्कूल में बस एक ही औरत है जो रेड बूट्स पहनती है और वो है मिस थॉर्नहिल। तो अगले सीन में हम वेंसडे को थॉर्नहिल की क्लास में देखते हैं, जहाँ वेंसडे उनसे कहती है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वेंसडे उसे उसके असली नाम लॉरा गेट्स यानी एल गेट्स से पुकारती है और कहती है कि बचपन में उसके पिता ने उसे जेरिको के बारे में सारी बातें बताई थी, जिस वजह से उसे मालूम था कि टाइलर की मॉम फ्रांसिस एक हाइड थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने टाइलर को एक प्लांट बेस्ड केमिकल से अनलॉक किया और उसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया। तभी वहाँ टाइलर भी आ जाता है और थॉर्नहिल अपने असली रूप में आ जाती है। वो टाइलर को वेंसडे को खत्म करने के लिए बोलती है, सेइंग कि ये वही लोग हैं जिसने उसकी माँ को मारा था। लेकिन टाइलर यहाँ वीम्स के रूप में बदल जाता है, जहाँ हमें मालूम होता है कि प्रिंसिपल वीम्स सच पता करने के लिए वेंसडे के साथ आई थी। वो थॉर्नहिल को उसके कर्मों के लिए कन्फ्रंट करती है, लेकिन थॉर्नहिल उसे मार डालती है। उसके बाद वो वेंसडे को वहाँ से पकड़ के ले जाती है और ये सब थिंग देख लेता है। उधर एनिड और एजेक्स को यूजीन का वीडियो कॉल आता है, जहाँ यूजीन उसे बताता है कि असली मास्टर मिस थॉर्नहिल है। थिंग भी सारी बातें एनिड को बता देता है और हम देखते हैं कि मिस थॉर्नहिल या लॉरा गेट्स टाइलर के साथ वेंसडे को क्रैकस्टोन के क्रिप्ट तक लेकर आए हैं और उसे वहां बांध देते हैं। एल गेट्स कहती है कि उसकी फैमिली हमेशा से जोसेफ क्रैकस्टोन के ओरिजिनल ब्लड लाइन को बिलोंग करती थी। नेवरमोर ने उनकी जमीन छीन ली थी और बदला लेने के लिए उसने इस स्कूल में नौकरी ली और टाइलर को आजाद किया। वो कहती हैं कि आज ब्लड मून की रात है और आज क्रैकस्टोन वापस जिंदा हो सकेगा। यहाँ वेंसडे उसके हाथ में ओरिजिनल बुक ऑफ शैडोज देखती है, जो एल गेट्स ने ही पिलग्रिम वर्ल्ड से चुराया था। वेंसडे उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया, जिस पे एल गेट्स कहती है कि उसकी एंसेस्टर गुडी ने न सिर्फ जोसेफ को मारा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी शापित कर दिया था ताकि वो कभी आजाद ना हो पाए। वो बताती है कि वेंसडे ही वो की है जिससे गुडी के ब्लड लॉक को खोला जा सकता है। इस पे वेंसडे को गुडी का वो विजन याद आता है जिसमें गुडी ने उसे की बताया था। दूसरी तरफ हम
शेरिफ को जेवियर को लेकर जंगल की तरफ आते हुए देखते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर उसे फोन करके बताते हैं कि नेवरमोर एकेडमी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उन्हें अभी तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा। वहीं एल गेट्स वेंसडे के खून और बुक ऑफ शैडोज की मदद से क्रैकस्टोन को जगाती है और वो एल गेट्स द्वारा कलेक्ट किए गए बॉडी पार्ट्स की मदद से इस दुनिया में वापस आ जाता है। वेंसडे उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैकस्टोन उस पर चाकू से वार कर देता है। इसके बाद एल गेट्स और क्रैकस्टोन नेवरमोर की तरफ निकल जाते हैं और वेंसडे मरने लगती है, लेकिन तभी गुडी वहाँ आती है और वेंसडे से कहती है कि अभी तक उसके मरने का वक्त नहीं आया है। वो वेंसडे से कहती है कि जोसेफ को मारने के लिए उसे उसके दिल पे तलवार चलानी होगी। वेंसडे कहती है कि वो खुद अब मरने के कगार पे है, लेकिन गुडी उसे बताती है कि मोर्टिशिया का दिया नेकलेस एक पावरफुल तलिस्मन है जिसके थ्रू वो वेंसडे की जान बचा पाएगी। इसके बाद गुडी वेंसडे के थ्रू पास करके उसके जख्म भर देती है। दूसरी तरफ एनिट नाइट शेड्स को स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को सावधान कर देने बोलती है और खुद थिंग के साथ वेंसडे को ढूंढने निकल जाती है। शेरिफ बीच रास्ते गाड़ी को रोककर टाइलर को ट्रैक करने लगते हैं जो वहीं आसपास था। वेंसडे क्रिप्ट से बाहर निकलती है जहां उसे टाइलर मिल जाता है और वो वेंसडे पे हमला कर देता है, लेकिन तभी एनिट फाइनली वुल्फ आउट करती है और वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाती है। वेंसडे को बचाती है और हाइड से लड़ने लगती है। हाइड यहाँ एनिट को ओवरपावर करने लगता है, लेकिन तभी शेरिफ आकर उस पर गोली चला देते हैं। इससे टाइलर अपने असली रूप में आ जाता है और शेरिफ उसे संभालते हैं। उधर थिंग जेवियर को आजाद कर देता है। इसी बीच क्रैकस्टोन और वेंसडे भी स्कूल तक पहुंच जाते हैं और वेंसडे स्वॉर्ड उठाकर क्रैकस्टोन का सामना करती है। वहीं जेवियर क्रैकस्टोन पे एरो चला देता है, लेकिन क्रैकस्टोन अपने शक्तियों से इस एरो को वापस उसी की तरफ मोड़ देता है। इसी बीच वेंसडे इस वॉर को खुद पे लेकर जेवियर को बचाती है और उसे स्कूल को खाली करवाने भेज देती है। यहाँ क्रैकस्टोन और वेंसडे के बीच लड़ाई होती है और क्रैकस्टोन उस पर भारी पड़ने लगता है। बियांका पीछे से उस पर वार करके वेंसडे को बचाती है और आखिर में वेंसडे भी क्रैकस्टोन के दिल पे छुरा मारकर उसे खत्म कर देती है। अंत में एल गेट्स वेंसडे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन और उसके बीज उस पर वार कर देते हैं और वेंसडे उसे भी मार डालती है। तो अगले सीन में हम नेवरमोर के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर ब्रेक में घर जाते देखते हैं, जहाँ एनिट वेंसडे को अपने घर इनवाइट करती है। जेवियर भी वेंसडे को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है और उसे एक फोन गिफ्ट करता है। अंत में हम वेंसडे के फोन पर एक मैसेज आता देखते हैं, जहाँ किसी ने उसके फोटोज उसे भेजे थे। वेंसडे समझ जाती है कि उसका स्टॉकर अभी बाहर घूम रहा है। वहीं हम शेरिफ को देखते हैं जो टाइलर को बांध कर कहीं ले जा रहा है, जहाँ टाइलर अचानक से वॉयलेंट बिहेव करने लगता है। इसी के साथ वेंसडे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वेंसडे की पूरी कहानी और अब वक्त आ गया है कि हम इसकी समरी को समझेंगे। ये सीरीज ओरिजिनली 1938 में शुरू हुई द एडम्स फैमिली से इंस्पायर्ड है, जिसे कार्टूनिस्ट चार्ल्स एडम्स ने शुरू किया था। बेसिकली एडम्स फैमिली में मोर्टिशिया और गोमेज हैं जो अपने बेटे और बेटी पग्सली और वेंसडे के साथ रहते हैं। कार्टून में वेंसडे को एक डार्क शेड में पोर्ट्रे किया गया है, जहां उसकी फैमिली मैकाब्रे यानी फियर ऑफ डेथ से इंस्पायर्ड है और वेंसडे को अपने भाई को परेशान करना काफी पसंद है। अब सीरीज को जिस तरह से एंड किया गया है, इससे काफी क्लियर है कि हमें इसके कई सीजन देखने को मिल सकते हैं और सीजन 2 में हमें कई नए आउटकास्ट के बारे में पता चलेगा। ना कुछ सवाल जो सीरीज हमारे सामने खड़ा करता है, उनमें से एक ये है कि आखिर हाइड की पेंटिंग्स जेवियर कैसे बना पाता है और उसे उसके लोकेशन का पता कैसे चलता है। इस सवाल का जवाब हमें सीरीज में ही दिया गया है, जहां जेवियर बताता है कि उसके पिता एक पावरफुल साइकिक थे। शायद इसीलिए जेवियर को भी आने वाले कल का पता चल जाता है, जिसे वो अपने पेंटिंग से जाहिर करता है। तभी वो अपने सपने में डॉक्टर किनबॉट का मर्डर भी देख लेता है। अब एक थ्योरी का ये कहना है कि वेंसडे को अंत में टेक्स्ट करने वाला इंसान जेवियर का फादर विक्टर हो सकता है, क्योंकि विक्टर एक पावरफुल आदमी है जिसके बेटे को वेंसडे ने जेल में डलवाया था। इवन सीजन में कई बार विक्टर को रेफर भी किया गया है, लेकिन इस बारे में श्योरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब इस सीरीज में कई प्रेडिक्शंस और हिडन मीनिंग्स रहे हैं, जैसे कि एपिसोड 2 में टाइलर को बाथ टब में स्क्रीम करते हुए देखते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि वो हाइड में बदल रहा हो। उस समय उसकी आंखों पर फोकस किया जाता है और उसी पल शेरिफ पहली बार हाइड के पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में हाइड की आंखें बिल्कुल टाइलर जैसी लग रही थी। वहीं आउटरीच डे के दिन वेंसडे थिंग की मदद से क्रैकस्टोन के स्टैचू को जला देती है और यही आगे चलकर सीजन फिनाले में क्रैकस्टोन के साथ भी होता है, जहां तलवार से मारे जाने पर क्रैकस्टोन जल जाता है। हम वेंसडे को यहाँ वही तलवार यूज करते देखते हैं जिससे 1990 में मोर्टिशिया ने गेट्स को मारा था। वे सजेस्ट कि शायद ये तलवार सदियों से स्कूल में रहा है ताकि आउटकास्ट्स की रक्षा कर सके। वो सॉर्टिंग हैट जैसे ग्रिफिंडोर का स्वॉर्ड नहीं निकलता था, काइंड ऑफ वैसा ही। वहीं शो में मिस थॉर्नहिल के पहले सीन्स में उनके रेड बूट्स पे फोकस किया गया है, जो कि आगे जाकर एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट बन जाता है। ना जब एल गेट्स यानी थॉर्नहिल पहली बार वेंसडे से मिलती है तो उसे एक ब्लैक डालिया प्लांट गिफ्ट करती है, जो कि सिंबल ऑफ बिट्रेयल माना जाता है। एक सीन में एल गेट्स को वीनस फ्लाई ट्रैप को फीड करते देखते हैं, जो कि उसके और टाइलर के रिलेशनशिप के लिए एक मेटाफर है, जहां वो टाइलर के ट्रॉमा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। अब नेवरमोर एकेडमी के सारे स्पीसीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल साइरेंस ही है। अब ऐसे तो हाइड्स काफी ताकतवर है, लेकिन उन्हें उनके पावर पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन साइरेंस अपने मैनिपुलेशन टेक्निक से बिना किसी प्रॉब्लम के लोगों
लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि दूसरे सीजन में इस बारे में और डिटेल्स पता चलेगी। तो यहाँ मैंने मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है एंड डिटेल्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों ने कहा था लाइव भी मत करो, वीडियो में ही कर दो, तो मैंने कर दिया है, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कॉमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसे वहाँ क्लियर कर दूंगा।